यूनिट 1 का सबसे लास्ट चैप्टर है एंड इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मतलब 2 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 5 मार्क्स को लेके कंट्रोलिंग से। कंट्रोलिंग जो है ये मैनेजमेंट का सबसे लास्ट फंक्शन है। सबसे लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? कंट्रोलिंग। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है तो इसके बाद मैनेजमेंट, यहाँ पे कंट्रोलिंग के बाद मैनेजमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट भी क्या है भाई? कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये पांचों के पांचों फंक्शन जो है ये कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। शुरुआत कहाँ से होता है? प्लानिंग से स्टार्ट होता है। प्लानिंग के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या आता है? स्टाफिंग। फिर क्या आता है? डायरेक्टिंग। फिर क्या आता है? कंट्रोलिंग। और फिर कंट्रोलिंग के बाद फिर से हम प्लानिंग करना। मतलब ऐसा नहीं कि कंट्रोलिंग के बाद ही प्लानिंग करना, साथ में सारे के सारे चीजें ये फंक्शन अपना अपना वर्क करते रहते हैं। तो जो अभी तक हमने देखा क्या कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एक क्या कहते हैं, एक रास्ता तय करते हैं कि हमें अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने जो रास्ता तय कर रखा है, उस रास्तों पे चलने के लिए, मतलब हमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जिन जिन चीजों, किन किन चीजों की जरूरत है उसके बारे में पता लगाना और उसको क्या करना? इकट्ठा करना। ये किसका काम था? हमारा ऑर्गेनाइजिंग में। लेकिन उसमें जब हम बात किए तो मेन पावर के बारे में हम कहाँ चले आए? स्टाफिंग में। जो भी मेन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो भी कार्य करने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमने एक स्पेशल फंक्शन किया जिसको क्या कहते हैं? स्टाफिंग। बाकी सारी चीज़ों के और भी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बिल्डिंग की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, इन सब चीज़ों की जरूरत है, तो इसको हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ही हमने कंप्लीट कर रखा है। लेकिन चूंकि स्टाफिंग के बारे में आपको क्या बताया गया है कि सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अधूरे रह जाएंगे, किसके बिना? सिर्फ एक चीज के बिना, और वो है क्या? मेन पावर। क्योंकि जब तक हमारे पास मेन पावर नहीं होगा, परफेक्ट पर्सन नहीं होंगे काम करने के लिए, एफिशिएंट पर्सन नहीं होंगे, तब तक हमारा, समझिए कि हमारा जो गोल है वो अचीव होने वाला नहीं है। तो इसलिए स्टाफिंग को एक अलग फंक्शन मान लिया गया और स्टाफिंग में पूरा का पूरा आपको बताया गया। और स्टाफिंग के अलग अलग कितने प्रोसेस में कितने बांटा गया? मुख्य रूप से 3 प्रोसेस में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला था क्या? रिक्रूटमेंट, जिसमें हम लोगों को इन्वाइट करते हैं। दूसरा क्या था हमारा? सिलेक्शन, जिससे हम क्या करते हैं? लोगों को सेलेक्ट करते हैं। एंड नंबर 3, जो सेलेक्ट किए गए लोग होते हैं उनको हम क्या करते हैं? ट्रेंड करते हैं और उनके डेवलपमेंट की बातें करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया क्या? डायरेक्टिंग। अब हमने जिन लोगों को अपने पास हायर कर रखा है, जिन लोगों को हमने अपने मेन पावर के जो ग्रुप में हमने शामिल कर रखा है, जिनको हमने जॉब दे रखा है, उनको अब हम क्या करते हैं? बताइए। तो उनको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, है कि नहीं? ताकि वो कार्यों को सही ढंग से कर सके। मतलब इन सभी चीजों में हमने क्या कर रखा है? एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। एक इंस्ट्रक्शंस देके उसका भी हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा और कैसे करेगा। इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ हमने गाइडलाइन भी दे रखा है। तो कंट्रोलिंग जो होता है, ये इसका हिंदी नाम क्या होता है बताइए? नियंत्रण। मतलब हमें क्या करना है? हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है, हमने जो प्लान पहले से सोच रखा है कि कौन सा कार्य कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, है कि नहीं, उसका करने का तरीका क्या होगा, उन सभी चीजों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उसका कंपैरिजन करते हैं। मतलब हमने जो प्लान करा हुआ है उसमें और एक्चुअल में जो हो रहा है उसमें, और हम देखते हैं कि उन दोनों में क्या अंतर है, और उन दोनों में जो अंतर है ना, उसी अंतर को हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। किस फंक्शन के द्वारा? कंट्रोलिंग फंक्शन के द्वारा। मतलब कंट्रोलिंग का साफ और सीधा रिलेशन किसके साथ है? तो बताइए। प्लानिंग के साथ। साफ और सीधा नियंत्रण है, क्योंकि कंट्रोल, हम प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं, जाते हैं कहां पे? कंट्रोलिंग यही देखता है कि भाई जिस प्रकार से हमने प्लान करा हुआ है, क्योंकि हमने प्लान क्या देख के करा है? अपना गोल देख के करा हुआ है कि नहीं है? गोल ओरिएंटेड होता है प्लान हमारा। तो गोल के अकॉर्डिंग हम भाई जो भी हमने बीच में स्टाफ रख रखा है, चाहे जो भी चीज़ों का ऑर्गेनाइजिंग कर रखा है, चाहे हमने डायरेक्टिंग कर रखा है, वो सब प्लान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इसी चीज़ को देखना। और प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है कि नहीं, वो देखना कौन बताता? हमारा कंट्रोलिंग। वही चीज़ आगे अब आपको इस पूरे चैप्टर में बताया गया। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपेरिजन ऑफ, मैंने यही चीज बताया। आपसे पूछ सकता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ
कंट्रोलिंग। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखे हैं, लेकिन मेन अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाए, जो कि जनरली पूछा जाता है, तो आपको क्या कहना है, इससे बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है लैंग्वेज, इसमें कोई टफ ऐसा वर्ड का यूज नहीं करा है। हमने क्या बताया था, दो प्लानिंग एंड जो हम क्या कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हम एक्चुअल में जो हमारा काम चल रहा है उसके बीच का जो भी अंतर है उसी को पता करना, खत्म करना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। किससे तुलना करना, तो भैया एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। प्लान्ड परफॉर्मेंस मतलब यहां पे प्लानिंग, मतलब हमने जो सोच रखा था क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में तुलना करके अगर इससे कोई डिफरेंस आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसी का जो पता लगाते हैं क्या कहलाता है। अब जो हमने डिफरेंस हमें मिला उन डिफरेंस को हमें खत्म करना है। वही यहां पे कर रहा है, इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, कोई भी अगर अंतर आ रहा है इन दोनों में तुलना करने पे, देन फाइंडिंग द रीजन, तो उसमें क्या करना है, उसमें अगर कोई रीजन है किस कारण से भैया डेविएशन, किस कारण से अंतर आ रहा है, और सच डिफरेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और एक्शन, और उसको खत्म करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स हमें क्या करना है, लेना होता है, टू स्टॉप दोज रीजन सो दैट द फेल्योर देयर में क्या कर रहा है, दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन द प्लान्ड परफॉर्मेंस। मतलब हम क्या करते हैं भाई, पहले तुलना करते हैं, तुलना करके उसके बीच का जो अंतर होता है उसको निकालते हैं, उसके अंतर के कारणों का फिर पता लगाते हैं, और उन कारणों को खत्म करने के लिए हम स्टेप्स लेते हैं। और ये सारा का सारा जो हम काम करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, किस फंक्शन के अकॉर्डिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो बहुत कुछ इसमें नहीं है, इसमें इस कहानी को आप भी बना सकते हो कि नियंत्रण क्या होता है। तो नहीं होता, अरे हमने लोग कहा ना कि जरा उस पर ध्यान देखना, तो देखना नियंत्रण में है कि नहीं है, होता है ना ध्यान देना, मतलब हमने जो बताया उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वही चीज है। तो कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बोला है कि 5 फंक्शन में सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग बताया गया है सीरियल वाइज, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कंट्रोलिंग के बाद हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन खत्म हो जाता है, नहीं, बिकॉज कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द फंक्शन विच ब्रिंग बैक, वो फिर से लाता है, क्या करता है, ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग। मैंने वही चीज बोला ना कि ये क्या करता है भाई, आपको एक साइकिल बनाता है। क्या करता है ये, तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट कहां से होता है, प्लानिंग, फिर क्या आता है हमारे पास बताइए, ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या आता है हमारे पास, फिर क्या आता है हमारे पास, डायरेक्टिंग, फिर क्या आता है हमारे पास, कंट्रोलिंग, और फिर ये कहां से शुरुआत हो जाता है, प्लानिंग से। मतलब ये जो है क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये हमेशा क्या होता है भाई, ये हमेशा हमारा चलता रहता है, ये हमेशा हमारे पास चलता रहता है, ये कोई भी रुकने का नाम नहीं लेता। जब तक बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहेगा तब तक ये हमारे सारे फंक्शन हमेशा परफॉर्म करते रहेंगे, बस यही चीज, ठीक है ना। अब स्कोप, कंट्रोलिंग का क्या स्कोप है, तो इसके बारे में बताया गया, बहुत कुछ खास नहीं है, जो स्टोरी हमने अभी आपको समझाया बस वही है। इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया, जैसे कंट्रोलिंग इज वेरी वाइड स्कोप एज इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब इसका वाइड स्कोप क्यों है, अगर ये रहता है कि भाई दो चीजों में कंपेरिजन करो, एक्चुअल में और आपने जो प्लान किया है उसमें, और जो डिफरेंस है पता कर लो, ऐसा नहीं है। इसमें क्या क्या करना है आपको, डिफरेंस भी पता करना है, डिफरेंस के रीजन भी पता करने हैं, और डिफरेंस के रीजन के बाद आपको क्या करना है बताइए, तो उस डिफरेंस के रीजन के बारे में पता करके उस रीजन को क्या करना है, हमें खत्म भी करना है। क्या करना है, खत्म कर देना है। वही चीज यहां पे, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस बट इट ट्राइज टू फाइंड द रीजन एंड सॉल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम आल्सो। मतलब इसमें सिर्फ रीजन पता करके रुकना नहीं है, इसीलिए इसका वाइड स्कोप है। अगर सिर्फ रीजन पता करके रुक जाना होता तो नैरो स्कोप होगा, बहुत छोटा सा काम है इसमें, बस रीजन पता करो कहानी खत्म करो। लेकिन नहीं, आपको रीजन पता करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको खत्म करने के लिए भी उपाय ढूंढने हैं। वही यहां पे कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इफ द प्लान्ड आउटपुट इज 1000 यूनिट, जैसे हमने प्लान किया कि 1000 यूनिट हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, लेकिन हमने एक्चुअल में आउटपुट हमारा कितना हुआ, 800। क्यों 800 हुआ,
जब हमने 1000 का प्लान किया था और 1000 के अकॉर्डिंग हमने सारे कार्यों को, हमने सारे फंक्शन को परफॉर्म किया था, तो फिर हमारा यूनिट कितना कितना डेविएशन कितना आया, 200 यूनिट्स आया। तो इसके बारे में पता करना और इसके रिलेटेड जो भी रीजन्स पता करके और उस रीजन्स को, उस कमी को खत्म करने के लिए हम जो स्टेप्स लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट अब आता है देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। अब कंट्रोलिंग के टू एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है हमारा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक मतलब हमने भविष्य के बारे में जो बना रखा है, एक तो उस पर कंट्रोल करना। कभी कभी क्या होता है ना, हम अंडर एस्टिमेट कर लेते खुद को, चाहे अपने प्रोडक्शन सिस्टम को। तो ये बढ़िया मैनेजमेंट का कार्य नहीं है। बेटर मैनेजमेंट क्या है? जो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी लेके आए। तो मैनेजमेंट हमेशा क्या करता है, अपने अपने सबसे एफिशिएंट लेवल पे जाके बात करता है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम रणनीति नियंत्रण कहते हैं, जिसको रणनीति, तो इसमें मतलब कि हमने जो रणनीति बनाया ना, यही गलत बनाया। ये पता है कब आता है? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कब आता है? जब हमारा प्लान्ड जो आउटपुट होता है, मतलब जो हमने प्लान किया है वो कम हो और एक्चुअल हमारा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जैसे यहां पे देखिए, प्लान आउटपुट कितना है हमारा 100 और एक्चुअल में कितना बना दिया हमने। इसका मतलब कि हमारा हमने कुछ किया ही नहीं है। मतलब हमें अपने सिस्टम के बारे में ही पता नहीं है, हम किस लेवल पर जाकर काम कर सकते हैं यही पता, हम मतलब अपना खुद का एस्टिमेट हमारे पास नहीं है। यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया जो रणनीति था, जो प्लान था, वही खराब है। तो यदि ऐसा होता है कि जब हम प्लान्ड आउटपुट से ज्यादा जब हम एक्चुअल आउटपुट हम क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, तो वहां पे किस कंट्रोल की जरूरत होती है? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की जरूरत होती है। वही तो कह रहा है कि स्ट्रैटेजिक control refers to check how effective the strategy and the plans are. Becomes sometimes there can be deviation in actual performance and plan performance due to the plan or strategy. मतलब सीधी बात है, इसका बात यही समझिएगा कि ये जो मिसमैच हो रहा है ना, ये फेवरेबल है एक तरह से हमारे लिए। मतलब हमने जो प्लान किया उससे ज़्यादा हमने आउटपुट दिया। इसका मतलब कि हमने जो प्लान किया था वो क्या किया था, हमने अपने आप को खुद को अंडर एस्टिमेट किया। यानी कि हम अपने बेटर यूटिलाइजेशन के बारे में हमने नहीं सोचा था। ठीक है ना? तो पहला। दूसरा जो स्कोप आता है दैट इज ऑपरेशनल स्कोप, ऑपरेशनल कंट्रोल। तो ये क्या होता है? ये ठीक इसका उल्टा होता है। मतलब इसमें उसमें क्या था कि हमने प्लान बनाने में गलती कर दी थी। दो चीज होता है ना, प्लान बनाना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। प्लान को एग्जीक्यूट करना मतलब उसको अब लागू करना। तो उसमें हमने गलती क्या किया था? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में प्लान बनाने में ही गलती कर दिया था। लेकिन ये जो आता है हमारे पास कौन सा, ऑपरेशनल कंट्रोल, इसमें हमने प्लान सही बनाया है। हमने प्लान बनाया है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए या उस प्लान का फाइनल आउटपुट देने के लिए हमने सही से उसमें कोई ना कोई गलती जरूर करा है, सही से उसको परफॉर्म नहीं करा है। मतलब वहां पे क्या होता है, हमारा प्लान आउटपुट जो होता है, जो प्लान आउटपुट होता है वो हमारा ज्यादा होता है और एक्चुअल आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, कम होता है। तो ऐसा क्यों? हमने तो प्लान किया होगा तो अपने सिस्टम को देख के ही किया होगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के ही किया होगा कि भाई हम इतना कर सकते हैं, हमारे पास इतना है कि हम इतना कर सकते हैं, हम 1000 आउटपुट बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम सारा कुछ दे दिए, लेकिन बना कितना, 800, तो 200 कम बना है ना। तो ये जो कहा जाएगा इस मामले के, इसका जो कंट्रोल वो किसके अंतर्गत आता है, ऑपरेशनल कंट्रोल के अकॉर्डिंग आता है। वही यहाँ पे कह रहा है कि एस्पेक्ट रेफर्स टू द फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द मिसमैच इज ड्यू टू फॉल्ट इन द एक्शन और एक्टिविटीज। वहां पे क्या था, प्लान करने में ही हमने क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो हमने गलती किया है, मिसमैच ड्यू टू फॉल्ट एंड, यही है एक्शन और एक्टिविटी में मिसमैच के कारण कर दिया। समझ में आया? तो ये चीज है। फिर आगे आता है, अब नेचर के बारे में बात करता है, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया ही कि कंट्रोलिंग कैसा होता है। तो कंट्रोल करने का मतलब क्या कि हमने जो लक्ष्य बना रखा है, हमें ओवरऑल क्या करना है, हमने उसी लक्ष्य को पाने के लिए ना प्लान किया है, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ना हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसी चीज के लिए ना हमने लोगों को हायर करा है, उसी के लिए ना लोगों को उसी के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन दिया हुआ है कि नहीं?
यही होता है ना। तो देखना है कंट्रोलिंग में, ये देखना है कि सब कुछ हमारे मेरे को या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब कंट्रोलिंग सबसे पहला बात किसके बारे में करता है? इट्स अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। मतलब ये किसी की तरफ नहीं है, डायरेक्ट किसकी तरफ देखता है? हम जितने भी कार्य कर रहे हैं क्या वो सारे कार्य हमें हमारे गोल को अचीव करने में मदद करेंगे? मतलब हम अपने गोल के अचीव करने के कगार पे, रास्ते पे हैं कि नहीं है? उसी मामले में अगर नहीं है तो किन कारणों से नहीं है, क्यों हम अपने गोल से पीछे रह जा रहे हैं, तो उसके रीजन के बारे में फिर पता लगाना, उसको क्या कर देना, खत्म करना उन बुराइयों को। तो इसीलिए कहा जाता है कंट्रोलिंग इज द गोल ओरिएंटेड फंक्शन, पहला। नंबर सेकेंड कहता है कंट्रोलिंग इज एन ऑल परफेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि एक जगह ही है, हर लेवल पे, हर कार्य में कंट्रोलिंग अवेलेबल है। नियंत्रण की जरूरत हर लेवल पे, टॉप लेवल भी नियंत्रण करना है, किस पे करता है? खुद पे भी, और साथ ही साथ अपने सबऑर्डिनेट यानी कि मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल क्या करता है? खुद पे भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ लोअर लेवल पे। होता है कि नहीं होता है? तो वही हो गया हमारा सेकंड, क्या हो गया? कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, सब लेवल पे होता है। नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब देखो एक चीज तो पक्का है कि कंट्रोल जो किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हम गोल की तरफ देखते हैं, आने वाले समय की तरफ देखते हैं कि हमारा आगे का जो प्लान है, आगे का जो हमारा गोल है अचीव हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की तरफ देखते हैं। जब तक पास्ट से हम एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, जब तक हम प्लानिंग का यूज नहीं करेंगे, किसका हम भाई कंट्रोल करेंगे? हमने प्लान, और प्लान कब होता है? कंट्रोलिंग के पहले ही ना। प्लान एक हमने स्टैंडर्ड बना रखा है, उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे तो हम कंट्रोल करते हैं। हमें लग रहा है कि भाई 1000 हमें चाहिए आउटपुट, तो क्या हो गया? हमने पास्ट में तय कर रखा है। तो पास्ट एक्टिविटी के साथ साथ कंट्रोलिंग क्या करता है? फ्यूचर को भी क्या करता है? देख के चलता है। वही यहाँ पे कह रहा है कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज मैनेजर कंपेयर द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ओल्ड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है ये हमारा क्या हो गया? करेंट हो गया। अब इससे हम कंपैरिजन करके हम किसको देखते हैं? फ्यूचर में अपने गोल को देखते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए कहा गया है कि कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब कंट्रोलिंग जो नियंत्रण होता है ये दोनों तरफ देखता है, पीछे भी और आगे भी। टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। मतलब हमने क्या क्या कर रखा है और क्या क्या बाकी है, मतलब जितने से पीछे रह रहे हैं उसके बारे में पता करना, और उसको हमें क्या करना है? कंप्लीट करने के लिए जो भी प्रोसेस अपनाना है वो अपनाना। तो ये हो गया थर्ड। नंबर फोर्थ कह रहा है यहाँ पे कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मैंने बताया ही, क्योंकि प्लानिंग जब कंटिन्यूअस है तो पक्का है ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यूअस, क्योंकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हर चीज। जब ऑर्गेनाइजिंग हमारा कंटिन्यूअस है तो भाई मेन पावर का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा स्टाफिंग तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब स्टाफिंग जैसे जैसे नए नए स्टाफ आएंगे उनको लगातार, या पुराने स्टाफ भी होंगे उनको क्या करेंगे? एज पर आवर गोल हम क्या करेंगे? उनको टाइम टाइम पे हम डायरेक्शन देते रहेंगे। तो मतलब डायरेक्शन इज ऑल्सो, डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग जो है ना, ये समझिए कि आपको जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया ना, ठीक है ना? तो क्या हो गया भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो क्या होता है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में? सबसे पहला आता है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्योंकि भाई ये कैसे हमें हेल्प करता है? तो हमारे पास जो भी कमी है, हमने बताया कि कमी के डिफरेंस के बारे में पता करता है, और डिफरेंस क्यों है ये रीजन पता करके उस रीजन को क्या करता है? खत्म करता है उस कमी को। तो इसीलिए क्या करता है? ये हमें अपने गोल को अचीव करने में मदद करता है, सबसे पहला। दूसरा क्या होता है? ये जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। हमें ये स्टैंडर्ड तय करने में ये मदद करता है कंट्रोलिंग, कि भाई हम जो स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं ये हमारा जो सही है या
नहीं सही है। जैसे कि मान के चलिए हमने जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल वगैरह के बारे में बात किया था, वही यहाँ पे देखिए थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग, देखिए यहाँ पे आ गया ना। मतलब हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग में, मैंने बोला ना ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में बात नहीं करता, ये किसके बारे में बात करता है, पास्ट के बारे में भी ये बात करता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोल वी कैन इजीली जज वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट। मतलब अब जो हम टारगेट सेट करने जा रहे हैं वो क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है इसके पहले हमने कोई टारगेट सेट कर रहा था वो गलत हो रखा था, मतलब हमने टारगेट से ऊपर जाकर काम किया था, मतलब वहां पे हमने स्ट्रैटेजी ही गलत, अपना प्लान ही गलत करा था। तो अब क्या होता है कि कंट्रोलिंग को ये जानकारी हो गई होती है, तो वो क्या करता है अपने एनालिसिस के थ्रू वो क्या कर लेता है कि अब आगे जो स्टैंडर्ड फिक्स करना है, आगे जो हमारा टारगेट फिक्स करना है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ये देखता है कि अब जो हम टारगेट फिक्स कर रहे हैं आजकल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या वो सही है या सही नहीं है। तो ये हो गया। नंबर थर्ड, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। कंट्रोलिंग ये बताता है, बर्बादी को रोकता है, मिसयूज को रोकता है, वो बेस्ट गाइडलाइन देता है जिस गाइडलाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम उन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। तो बेटर यूटिलाइजेशन होगा तभी तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, तभी तो हमारा जो बेस्ट टारगेट होगा उस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। फिर अगला क्या कर रहा है यहाँ पे, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। अब देखिएगा जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक जो हमने आपको बताया मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, एक तो ये कि भाई हमें अपने एम्प्लॉय को हम ये बताएंगे कि देखो भाई इस कार्य को ऐसे करो, ये बर्बादी नहीं होगी, रॉ मटेरियल्स की, चाहे मशीन की बर्बादी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बर्बादी, या किसी भी चीज़ की बर्बादी। एक तो वो, दूसरा हम क्या करेंगे जो कमी रह जा रही है एम्प्लॉय में, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम उन कमी को क्या करते हैं दूर करते हैं। अब इससे जो अच्छे एम्प्लॉय हैं उनको एक नया कुछ सीखने का मौका मिलता है, उनके अपने जो भी वर्क परफॉर्मेंस है उसमें क्या होता है इंप्रूवमेंट आता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं मोटिवेट होते हैं, वो क्या होते हैं मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उन्हें नया चीज सीखने का मौका मिलता है। वही कह रहा है कि इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय के पास जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होता है उसको चूंकि मैनेजमेंट क्या करता है दूर करता है, नहीं होता है, मतलब ओवरऑल उनके परफॉर्मेंस में मतलब उनके डेवलपमेंट की बातें करता है। तो क्या हो गया हमारा इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। अगला आता है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखिए कंट्रोलिंग में सिर्फ और सिर्फ यही नहीं किया जाता है कि भाई हाँ हमने इतना प्लान बनाया था, इतना हमें क्या करना है आउटपुट करना है, सिर्फ ऐसे नहीं। देखिए कोई भी लक्ष्य तभी हासिल हो पाता है जब उसका कोड ऑफ कंडक्ट, जब उसका डिसिप्लिन, उसका मैनर, इन चीज़ों को फॉलो किया जाए। क्योंकि डिसिप्लिन, मैनर, कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर सकें, है कि नहीं है। तो वही चीज़ है कि जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक समझिए कि वहाँ का जो गोल है वो तब तक अचीव नहीं होगा। सबका एक डेकोरम बनाया कि भाई किसको कौन सा काम करना है, किसको किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो इन रूल को फॉलो करना है। अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करना है तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के कंट्रोलिंग फंक्शन के थ्रू उसको भी कंट्रोल किया जाता है ताकि लोग सही से अपने कार्य को कर सके, कि नहीं। तो सुपरवाइजर का मेन काम तो यही होता है ना, वो सुपरवाइज करते रहते हैं, सही से देखते रहते हैं कि किसमें क्या कमियां हैं और उसको वो क्या करते हैं खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ठीक है। फिर आगे क्या करा, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग क्या करता है, वो कंट्रोलिंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करता है, कंट्रोलिंग किसी एक लेवल के बारे में बात नहीं करता है। कंट्रोलिंग क्या करता है कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे सारे फंक्शंस को क्या करता है, वो प्रयास करता है कि इस प्रकार से उनको गाइड किया जाए और उस गाइड को उनको क्या करना, इस प्रकार से गाइड किया जाए ताकि सारे की सारी चीजें आके एक जगह मिलकर और क्या कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। मतलब सारे डिपार्टमेंट में, सारे लेवल पे कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है और वो क्या होता है हमारा कंट्रोलिंग। तो वही होता है फैसिलिटेट्स, मतलब क्या होता है हेल्प करना, मदद करना, किसमें कोऑर्डिनेशन में मदद करना। ओके, एंड लास्ट, सॉरी खत्म हो गया ये। तो ये क्या था हमारा इंपॉर्टेंस। तो हमने दो चीज पढ़ा, क्या क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो मीनिंग पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा क्या पढ़ा हमने इंपॉर्टेंस। अब नेचर में क्या क्या है, जैसे वही ना हमने पढ़ा वही चीज। अब आगे हमारा क्या है भाई, रिलेशन है किसके साथ, तो प्लानिंग के साथ इसका क्या रिलेशन है।
मैंने सबसे पहले पेज पे ही आपको बोला था कि क्या है भाई, कंट्रोलिंग अकेला नहीं है। कंट्रोलिंग ऐसे ही नहीं आया कि आया भाई और कंट्रोल करना शुरू कर दिया। भाई पहले ये तो बताओ कि करना क्या था। तुम्हारे कहे के अकॉर्डिंग अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तब तो कंट्रोल करोगे। आपने कुछ स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं करा, आपने मुझे कोई रास्ता ही, आपने मुझे कोई गाइडलाइन नहीं दिया, आपने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया और आप चाह रहे हो कि डायरेक्ट कंट्रोल करना, ऐसा पॉसिबल है? तो कंट्रोलिंग कब किया जाता है? जब हमारे पास कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होता है भाई, फिक्स होता है। तो उस एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो वही यहां पे कह रहा है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंस्पेरेबल, क्या कह रहे हैं, इंस्पेरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। The planning and controlling function of management are very closely related. The relation between both function, अब इन दोनों में जो क्लोज फंक्शन है वो क्या है हमारा, तो क्या है, सबसे पहला है क्या, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहला क्या है हमारा, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। देखिएगा, जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक कंट्रोलिंग नहीं होगा। और कंट्रोलिंग फिर ये नहीं करता है कि कंट्रोलिंग खत्म हो गया फंक्शन, मैंने बोला ना, अब कंट्रोलिंग ही प्लान करने में मदद करता है कि भाई लास्ट टाइम में हमने ये प्लान करा था लेकिन इन कारणों से ये प्लान हमारा सही नहीं हो पाया था, ये प्रॉब्लम्स आया था। तो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट को ये बताता है कि प्लान बनाने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलिएगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से वही यहाँ पे कह रहा है कि प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी इंटरप्राइजेस। मतलब हर इंटरप्राइजेज में काम की शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम करते हैं क्या भाई, हम प्लानिंग करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बेसिक फंक्शन कहा जाता है एवरी इंटरप्राइजेज। एज इन प्लानिंग वी डिसाइड व्हाट टू डू बी व्हाट टू क्या करें, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, एंड बाय हुम, किसके द्वारा करना है, इट मस्ट बी डन। प्लानिंग ब्रीज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। मैंने बताया ना, प्लानिंग किसके बीच में एक गैप मेंटेन करता, खत्म करता है कि आज हम खड़े कहाँ हैं और हमें पहुंचना कहाँ है। यही ना बताया गया था कि आज हम खड़े कहाँ हैं और हमें पहुंचना, मतलब गोल को किससे जोड़ता है, हमारे प्रेजेंट सिचुएशन से हमें क्या करता है, प्लानिंग क्या करता है, जोड़कर रख देता है। मतलब बीच का एक रास्ता बनाता है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करके और कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। तो वही यहां पे कह रहा है कि ये जो प्लानिंग का डेफिनेशन पूछे तो ये आप बता दीजिएगा। यहां तक ये प्लानिंग के डेफिनेशन में ऑलरेडी हमने बोला हुआ था, और फिर भी ये लाइन जोड़िएगा तो बहुत अच्छा होगा डेफिनेशन। सिर्फ यही कि गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, और हम पहुंचना कहां चाहते हैं, इन दोनों के बीच का गैप कौन बताता है, प्लानिंग बताता है। फिर वही कह रहा है कि कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद plan, and if there is any deviation taking preventive measures to stop that deviation। मतलब ऊपर जो हमने प्लान किया हुआ है, मैंने यही बोला ना कि हमने जो ऊपर प्लान किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई अंतर आ रहा है तो उन अंतर के कारणों का पता लगाइए और उसको क्या करिए, खत्म करिए। मतलब बिना प्लान का कंट्रोलिंग संभव नहीं, और बिना कंट्रोलिंग के प्लान से आप सोचिएगा कि रिजल्ट मिल जाए, हमारा सही आउटपुट मिल जाए, हमारे गोल अचीव हो पाए, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। वही यहाँ पे कह रहा है, द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग मेक्स इट क्लियर दैट द कंट्रोलिंग फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर, क्या कर रहा है, राइट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। यानी कि कंट्रोलिंग अपने आप में अधूरा है। कंट्रोलिंग किस लिए बनाया जाता है कि प्लान को सही तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करना और कैसे हम अपने गोल को अचीव करना है। यही कौन बताता है, ये हमारा कंट्रोलिंग सबसे पहला चीज है। दूसरा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। सेम चीज जो हमने आपको अभी बताया वही चीज आप इसमें भी लिख सकते हो, सेम वही चीज, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड है। ये दोनों प्रेजेंट को, फ्यूचर को भी देखते हैं और पास्ट को भी देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग अगर हमने गलती से बना भी लिया, जो चीजें अब क्या होता है बाद में हमने बनाया तो पता लगा कि ये समस्याएं आ रही हैं, तो आगे तो अब ये समस्या का कैसे पता लगा हमें, कंट्रोलिंग के जरिए। अब एक बार पता लग गया तो आगे कभी भी मैं प्लान बनाऊंगा तो क्या करूंगा, जो हमने कंट्रोल करते टाइम जो प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता चला था, जिसके कारण डेविएशंस या डिफरेंस आए हुए थे हमारा एक्चुअल एंड प्लान में,
तो उसको हम क्या करेंगे, दूर करके ही हम अगला प्लान बनाएंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑलवेज को एग्जिस्ट और हैव एग्जिस्ट टुगेदर एज वन फंक्शन डिपेंड ऑन अदर। मतलब दोनों क्या करते हैं, एक साथ ही रहते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कह रहा है द कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर्स एक्चुअल, सेम वही चीज जो मैंने आपको बोला हुआ है, वही चीज कि कंट्रोलिंग क्या करते हैं, प्लान में हमने जो भी चीजें बना रखी है उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, है कि नहीं। फिर एग्जीक्यूट में करने में हमारे पास जो भी दिक्कतें आती है, हट जा भाई, जो भी दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों फंक्शन जो है ये कहीं ना कहीं, आप देखिए ऊपर वही चीज जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, वही चीज है। फिर आया कह रहा है सो बोथ द फंक्शन आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, सो फॉर क्या कहा, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ द फंक्शन, ठीक है ना। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मस्ट सपोर्ट ईच अदर, ठीक है ना। अब जैसे कि कह रहा है कि एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इफ द वर्कर हैव प्रोड्यूस 800 यूनिट्स, द मैनेजर कैन नो वेदर इट इज एडिक्यूट और नॉट ओनली व्हेन देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सेट अप बाय प्लानर्स। मतलब प्लानर्स, अब जैसे कि एक मैनेजर है, उनको पता लगा कि भाई इस बार जो आउटपुट हुआ था हमारे पास कितना यूनिट हुआ था, 800 यूनिट्स। अब ये 800 यूनिट का जो प्रोडक्शन हुआ, सही प्रोडक्शन है या गलत प्रोडक्शन है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम कंपेरिजन किसी ना किसी से करेंगे तभी ना। तो हमने पता किया, तो पता क्या लगा, सो द बेस कंपेरिजन कम्स फ्रॉम द प्लानिंग ओनली। ऑन द अदर हैंड इफ द स्टैंडर्ड टारगेट इज 1000, अब हमने देखा कि अरे बा हमारा जो टारगेट था, हमारा जो प्लान था, हमने कितने के लिए कर रखा था, 1000 के लिए, और हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है, 800 यूनिट्स ओनली। तो कह रहा है देन कंट्रोलिंग मैनेजर्स मेक श्योर दैट देयर इज इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस एंड द एम्प्लॉय अचीव द सेट टारगेट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो कंट्रोलिंग का जो मैनेजर इस कंट्रोलिंग वाले फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसको उसके दिमाग में जाएगा कि हम क्या हैं, अंडर प्लानिंग, मतलब अंडर टारगेट में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप में अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाना है, और तब हमें जाके इस 800 से हमें कहाँ बढ़ना है, 1000 यूनिट तक पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं प्लान है तो क्या है, हमारा कंट्रोल है, और कंट्रोल है तो उसी कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग भाई मान के चलिए सारा हिम्मत हमने लगा दिया, पहुंच पाए हैं सिर्फ हम कितना 50 यूनिट और बढ़ गया 850, तो आगे से हम प्लान ही नहीं बनाएंगे 1000 का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे हमारे पास एफिशिएंट वर्कर नहीं है जो हमें 1000 तक पहुंचा सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये चीज, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, ऑलरेडी बता रखा हूं मैं, दोनों बैकवर्ड फॉरवर्ड, क्योंकि बिना सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर प्लानिंग बिना क्या कहते हैं पास्ट को देखे हुए हम सीधे फ्यूचर के लिए प्लान करते तो ये बेकार का ही है, फिर इससे हमारा कोई रिजल्ट हासिल होने वाला नहीं है, मतलब हवा हवाई में हम बातें कर रहे हैं। तो अनुमान कभी भी लगाया जाता है तो पास्ट एक्सपीरियंस करंट सिचुएशन के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में हम करते हैं। क्या वो दिक्कत है क्या, तो ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्लानिंग क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या किया, सॉरी प्रीस्क्रिप्टिव, प्लानिंग इज प्रीस्क्रिप्टिव, प्लानिंग क्या करता है, पहले ही अनुमान लगाता है, और कंट्रोलिंग क्या करता है, उसकी इवेल्युएट करता है कि ये काम सही से, मतलब जो प्लान हमने किया है वो सही से एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद वही कह रहा है, प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ थिंकिंग कंपेरिजन्स टू प्रेस्क्राइब द पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता है, जिसमें कि क्या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब ये बौद्धिक क्रिया है, प्लानिंग क्या है, बौद्धिक क्रिया है, सोच समझ के इसको करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी चीज़, जैसे कि किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, कैसे, जैसे बहुत सारा लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत सोचना पड़ता है, पास्ट के बारे में भी, फ्यूचर के बारे में भी, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में भी, कंपेरिजन करना पड़ता है टू प्रेस्क्राइब अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। और कंट्रोलिंग क्या करता है, अदर हैंड में इवेलुएट और चेक वेदर द डिजायर्ड कॉज ऑफ एक्शन इज फॉलोड और नॉट, मतलब हम जो यहाँ पे प्लान बनाते हैं वो सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कौन बनाता है, हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन बताता है, ठीक है। तो ये है। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है, ये सबसे ज्यादा हर फंक्शन में आपने देखा होगा कि एक ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज है हर फंक्शन में। सबसे नंबर 1 पे देखे तो एक तो है कि डेफिनेशन,
प्लानिंग किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं, स्टाफिंग किसे कहते हैं, डायरेक्टिंग किसे कहते हैं, या कंट्रोलिंग किसे कहते हैं। आपने देखा ये क्वेश्चन पक्का इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, एंड यहां पे आ गया प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ये सेकंड नंबर पे अपना इंपॉर्टेंस लेके चलता है। और ये जो क्वेश्चन आता है ये किस में आता है, ये 5 मार्क्स में। वो जो क्वेश्चन था डेफिनेशन वो कितने मार्क्स पे था, 2 मार्क्स का। लेकिन अब उस 2 मार्क्स को 5 मार्क्स बनाने के लिए क्या कर देता है कि मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग कर देगा। तो ऑटोमेटिक मतलब कहीं ना कहीं इन 5 फंक्शन में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 चीजों को अगर आप लोग पढ़ के जाते हो, खैर इसमें तो सारा चैप्टर ही लपेटे में आ जाता है, लेकिन मेन जो क्या होता है हमारा कि आप पता कर लो उसका डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं, क्योंकि जैसे आप उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाइएगा ना, इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक उसी में शामिल, उसी से रिलेटेड है इंपॉर्टेंस, आपने देखा होगा। तो जैसे आपने डेफिनेशन पता किया, क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पता किया, और तीसरा प्रोसेस पता किया, समझिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वही यहां पे कह रहा है। अब सबसे पहले कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या किया है, कंट्रोल किसका करते हैं। जैसे हमने बात किया था मैनेजमेंट कहां पे शुरू होता है, जहां पे हमारे पास कोई ना कोई गोल हो। जहां पे कोई गोल नहीं है वहां पे मैनेजमेंट का कोई काम ही नहीं है। कहां जा रहे हैं तो सर पता नहीं, तो फिर क्या है मैनेजमेंट। हमें ये कहना है कि भाई हमारे पास 4 घंटे टाइम है और यहां से हमें पटना पहुंचना है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट की, कि हम किन रास्तों से होकर जाएं कि हमें जाम ना पड़े, और 4 घंटा क्योंकि हमें पटना पहुंचना है। डर है ना, आप प्लान लेके चलेंगे कि भाई यहां से हम जाएंगे पटना पुल पे, अगर क्या हो जाएगा, अगर जाम मिल गया फिर हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। मतलब अब हमारा टारगेट ही सेट नहीं है, पटना जाना है, कब जाना है इसके बारे में किसी को पता नहीं, बस जाना है। अब 4 दिन में चल जाए, 10 दिन में चले जाए, पैदल ही जाओ, गाड़ी पकड़े जाओ जो, तो वहां पे मैनेजमेंट काम नहीं करता। मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट गोल का होना जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि, और मैनेजमेंट का ही तो फंक्शन क्या है हमारा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी क्या है, मैनेजमेंट का ही तो फंक्शन है, मैनेजमेंट का ही तो एक पार्ट है। तो इसीलिए सेटिंग ऑफ टारगेट फिक्स करिए, एक स्टैंडर्ड फिक्स करिए। अब यहां पे टारगेट का मतलब डायरेक्ट गोल नहीं है, फाइनल गोल नहीं है। यहां पे एक स्टैंडर्ड फिक्स करिए कि अगर हम क्या कहते हैं सेल डिपार्टमेंट है तो एक टारगेट फिक्स करेगा, हमें इस साल कितना सेल करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा इस साल कितना प्रोडक्शन करना है कि नहीं है। तो इन सब चीजों को तो सबसे पहले कंट्रोलिंग की शुरुआत होती है कहां से, एक टारगेट फिक्स करके, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होगा हम कंट्रोल किसका करेंगे। तो एक लक्ष्य चाहिए ना वहां तक पहुंचने के लिए, तब ना हम कंपैरिजन करेंगे कि हाँ भाई जिन लक्ष्य तक पहुंचना है वहां तक पहुंचने के कितने करीब हैं या कितना दूर है, मतलब जो भी अंतर है। जैसे कि मान के चलिए हमारा क्या है, हमारा एक्चुअल टारगेट ये है, हमने क्या सोचा था कि ऐसे करते करते हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जब शुरुआत किए तो हमारा शुरू में अच्छा चला, लेकिन अब बाद में ऐसे जाने लगा। अब हम देख रहे हैं क्या कि हमारा जो कर्व है नीचे जा रहा है और हमारा टारगेट क्या है, ऊपर है। हमें बहुत ज्यादा ऊपर जाना है यहाँ से। तो यहां से यहां का जो ये दूरी है, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जिन कारणों से यहां तक हम तो अच्छा जा रहे थे, अब हम पता करेंगे कि यहां से यहां आखिर कौन सी गलती की है। हम यहां से तो बहुत अच्छा जा रहे थे, फिर कौन सी गलती होगी जिसके कारण हमारा क्या हो गया, ग्राफ डाउन जाने लगा। तो उन कारणों का पता करके हम क्या करेंगे, तभी तो हम टारगेट, तो जब तक टारगेट सेट नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर टारगेट सेट नहीं रहेगा, चलो कोई बात नहीं, चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहां तक भी आ जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टारगेट ही नहीं है। लेकिन हमें टारगेट रहेगा तभी हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना फिक्स करना होता है, टारगेट फिक्स करना। अब इसके लिए जरूरी नहीं है 4 लाइन पढ़ना, वो आपसे भी आप कर सकते हो। तो एक बार फिर भी आप लोग ये किताब में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहला काम कंट्रोलिंग फंक्शन का क्या होता है, प्रोसेस का, कि हमें क्या करना होता है, टारगेट फिक्स करना होता है। नंबर 2 मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब हमने जो टारगेट फिक्स कर रखा है, मतलब टारगेट फिक्स करना मतलब हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं हमने टारगेट फिक्स करने का मतलब हम इसको किससे जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इसको प्लानिंग से जोड़ रहे हैं कि हम प्लान किए हैं कि इतना हमें आउटपुट क्या करना है, देना है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला, वही दे रहा है स्टैंडर्ड मींस द टारगेट और द यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। मतलब और एक्चुअल परफॉर्मेंस का किसके साथ तुलना करते हैं, प्लान के साथ ही ना, वही तो हुआ टारगेट फिक्स करना मतलब प्लान करना। तो सबसे पहला वो हो गया। अब आप लोग यही कहते हो ना देख के, सर याद नहीं हो रहा, भाई कहाँ से याद होगा, इतना ये 5 लाइन इधर है, फिर 7, 8, 10 लाइन इधर है, कहाँ से याद होगा।
तो ये देखिए ना कि मेन हेडिंग जो है वो क्या कहना चाहता है, इसके बारे में बात करिए, इसको समझिए और उसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन लिखना काफी है आपके लिए, है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम क्या करता है, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। अब हमने जो टारगेट फिक्स करा है कि हमें किस टारगेट को लेके किस प्रकार से चलना है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही यहां पे कर रहा है कि आफ्टर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब हमने टारगेट या स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर रखा है। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज मेजर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉय। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है हमारा, कि हमने जो टारगेट फिक्स किया है उस टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दिस इज कॉल्ड मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, नंबर सेकेंड, ठीक है ना। तो यही कहता है यहां पे, when the performance can be measured numerically then it is very convenient to measure the performance। अब देखिएगा 2 तरह का होता है। एक तो होता है कि जिसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सके, जैसे कि हमें 100 है, हमें इस बार 100 कार हमें बनाना, मैन्युफैक्चर करना है, हमें 500 टन यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। ये बहुत आसान है क्योंकि सामने दिखाई देता है। दिक्कत पता है कहाँ पे होता है, मैनेजमेंट का जब कंट्रोल, मैनेजमेंट के ऊपर जब कंट्रोल किया जाता है, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट आप कंट्रोल करना चाहता है, तो मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को, मैनेजमेंट के क्वालिटी को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो कंट्रोलिंग में वो वाला पार्ट थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। तो वही यहां पे कह रहा है ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है, मतलब बहुत आसान है, सुविधाजनक है। कन्वीनियंट मतलब क्या होता है, सुविधाजनक। तो जहां पे न्यूमेरिक फॉर्म में किसी चीज को टारगेट आपने बना रखा है, स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है, तो बहुत इजीली है वो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। दिक्कत कहां पे होता है, जहां पे क्वालिटी होता है, जहां पे हम, तो वही यहां पे आगे कह रहा है व्हेन द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली देन इट इज वेरी कन्वीनियंट टू मेजर द परफॉर्मेंस। तब हमें परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना बहुत आसान है। लेकिन विल मेजरिंग द परफॉर्मेंस द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। अब यहां पे क्वालिटी कंट्रोल की बातें आ गई। अब वो तो क्वालिटी कंट्रोल डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन आप किसको बेस्ट मानते हो, जरूरी नहीं कि हम उसको बेस्ट मान ले। तो वहां पे क्या किया जाएगा, हम दोनों के बीच का एक टारगेट फिक्स किया जाएगा कि हम किस लेवल के क्वालिटी को हम बेस्ट क्वालिटी माने, है कि नहीं। आप कहते हो चीनी ज्यादा होना चाहिए, हम कहते हैं नहीं चीनी इससे कम होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच का एक लेवल चूज करना पड़ेगा, जिस लेवल पे हम अगर अपने आउटपुट अपने बिस्कुट को बनाते हैं तो सभी लोगों को, क्योंकि हम ही दोनों में डेविएशन हो गया जब 2 मैनेजर में, तो ये तो पूरा का पूरा बाहर जाने वाला है मार्केट में। और मार्केट में जाएगा तो यदि अब कम वाले को रख लेते हैं तो फिर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपके बिस्कुट कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ वही लोग परचेज करेंगे जो कम चीनी खाते हैं। आपने ज्यादा रख लिया तो सिर्फ वही लोग जिनको ज्यादा मीठा पसंद है। तो एक बीच का एक लेवल चाहिए ना, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। वहीं यहाँ पे कह रहा है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज केप्ट इन माइंड, समटाइम्स द एम्प्लॉय अचीव द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड बाय इग्नोरिंग द क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। अब जैसे कि बिस्कुट वाले को कह दिया गया कि इस बार हमें 1000 कार्टून बिस्कुट चाहिए, उसने ये कर दिया लेकिन उसने क्वालिटी नहीं किया। क्वालिटी कंट्रोल में करना था कि भाई इसका मतलब इतना पका होना चाहिए। सबका एक मेजरमेंट होता है, किस लेवल तक उसको इसको हीट देना है, इतना उसका मिठास होना चाहिए। लेकिन तो बहुत बार ऐसा होता है। तो क्या एक बात बताइए, जो हमने टारगेट कर रखा है क्या वो टारगेट अचीव होगा कभी भी। तो हमें जहां पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में भी और क्वालिटी भी, जहां पे दोनों को करना होता है वहां पे थोड़ा टफ होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है बाय इग्नोरिंग क्वालिटेटिव, दैट इज वाई विल मेजरिंग द परफॉर्मेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो मेजर्ड। क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेजर। तो बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, जब मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस किया जाता है ना, तो दोनों तरह को, दोनों चीजों को क्या करते हैं हम लेकर चलते हैं, दोनों के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। तो उसके बाद यही चीज हो गया, इसको ही आगे उसने बढ़ाया, दूसरा कुछ खास नहीं है। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में इसमें बताया, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तीसरा हमारा आता है, अब हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है और हमने ये देख लिया कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा कैसा चल रहा है। हम अब पता करेंगे क्या, देखिए ना सब कहानी की तरह होगा। अब कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। शुरू के 2 चीजें थे, प्रोसेस के 2 स्टेप। पहला हमने स्टैंडर्ड फिक्स करा, दूसरा हमने क्या करा, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा। अब दोनों में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं। यही कंपेरिजन करके ना हम क्या रीजन पता लगाएंगे डेविएशन के, है कि नहीं होगा। तो इसको हम कंपेरिजन करके और निकालेंगे डेविएशन, रीजन। क्या निकालेंगे, रीजन पता करेंगे। मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ ये पता करेंगे कि क्यों डिफरेंस है कि नहीं है। तो यहां पे हम डिफरेंस या डेविएशन का पता लगाएंगे
कि क्या डिफरेंस है, जैसे कि हमारा 1000 यूनिट और हमारा 800, तो बीच का जो 200 गैप है इसके बारे में पता करेंगे। अगला स्टेप आता है दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन। अब हम उस डेविएशन, उस डिफरेंस के बारे में एनालिसिस करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये जो डिफरेंस है ये क्यों है, ये जो डिफरेंस है वो क्यों है। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेज। देखिए कहानी के आपने एक चीज देखा होगा, प्रोसेस में बहुत ही इजी स्टेप्स है। जैसे स्टाफिंग प्रोसेस में ही था कि पहले भाई क्या करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, उन सभी लोगों में से हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज क्या था हमारा, सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट पीपुल हों उनको, और फिर जिनको हमने सेलेक्ट करा उनको क्या कर देना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देके काम कर देना उनको। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टारगेट फिक्स करना है, फिर देखना है कि लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर देखें कि भाई हमारे पास टारगेट भी है, हमारे पास एक्चुअल मतलब हमारे पास प्लान परफॉर्मेंस भी है, हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस भी है। हमने इन दोनों के बीच में क्या किया, कंपेरिजन किया, हमारा थर्ड हो गया। कंपेरिजन करके हमने अंतर निकाला था। अगर अंतर नहीं है तब तो ये हमारा इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन अगर अंतर है तो उसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर वो कौन सा रीजन है जिसके कारण हमारे प्लान में और हमारे क्या करते भाई हमारे मतलब एक्चुअल में अंतर आ रहा है कि नहीं है। तो वही चीज है। तो इसमें अब आपको देखिएगा तो दो तरीके का कंट्रोल किया जाता है। जो अंतर आता है उसमें दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एक तो आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जानते हैं क्या होता है। देखिए अंतर आता है बहुत सारे। अब ऐसा नहीं है कि आपने जैसा सोचा था एकदम वैसा ही होगा। आपने सोचा कि सर हमारा जैसे आप टॉप करने का सोच लिया, चलिए बहुत बहुत इजी चीज है और ये बहुत ही एक्यूरेसी होता है, अगर टॉप कर गए तो कर गए। लेकिन टॉप करने में भी आपने सोचा कि नहीं सर 478 लाना है, सर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ना है इस बार, वो छोड़िए आप देखिएगा बाद में। तो 478 आपको लाना है। अब एक बात बताइए, ठीक है टॉप आप कर गए लेकिन जरूरी है 478 ही आएगा, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है। तो वैसे ही रियल लाइफ में भी जब ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता है। उन डिफरेंस में क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहने का मतलब कि हम उन पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे, अब छोटे मोटे तो थोड़ा सा डेविएशन आएगा ही, हमने सोचा था भाई अनुमान के मुताबिक थोड़ा ना दुनिया चलता है, तो थोड़ा बहुत आएगा। तो सब पे ध्यान नहीं देना है, सब पे ध्यान देके हमें अपने आप को हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है जो पॉइंट्स हमारे पूरे के पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ही मतलब मेजर इफेक्ट लाता हो। अब जैसे मान लीजिए कभी यहां पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है कि पोस्टल चार्ज सर 20 रुपया से बढ़ गया। मैटर नहीं करता है, इसलिए मैटर नहीं करता है क्योंकि आपके कंपनी में क्या हमेशा पोस्टल चार्ज का यूज होगा क्या, 20 नहीं 40 ही बढ़ जाए क्या फर्क पड़ता है, कौन सा अपने हाथ में उसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन कॉस्ट में 5 रुपया प्रति यूनिट अगर बढ़ जा रहा है तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो मैटर करेगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सेल पे डिपेंड है कि हम जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को ही हम उसी प्रोडक्ट को तो बेचेंगे मार्केट में। अब जो प्रोडक्ट हम 10 रुपया में बेच रहे थे या मान के चलिए 100 रुपया में बेच रहे थे, अब उसको मार्केट में क्या एक से कम अगर 5 रुपया बढ़ा तो 105 में तो बेचेंगे कम से कम। तो रेट तो बढ़ा ना, कस्टमर टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा मैच करिए तो डिमांड आपके पास कम आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कस्टमर्स के पहुंच से वो बाहर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो हमें क्या करना है, उन चीजों को ज्यादा पकड़ना है। वही यहाँ पे कह रहा है इट मेक्स कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज। की एरियाज मतलब की एरिया मतलब की पर्सन, की एरिया, की पर्सन का मतलब ये वो पर्सन होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जिनके ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। कि मैनेजरियल पर्सन, खास करके मैनेजरियल, किसी किसी लेबर में कोई लेबर ऐसा होता है जो बहुत एक्सपर्ट होता है, वो अपना काम तो करता ही करता है, सब पे कंट्रोल करते रहता है। अरे क्या, अरे लाओ इधर सही करते, इधर ऐसे करो, होता है लेबर होता है लेकिन वो क्या करता है उसके पास इतना नॉलेज होता है तो क्या होता है उसको जो भी मैनेजमेंट होता है वो प्रयास करता है कभी ऐसा लेबर छोड़ के हमारे कंपनी को नहीं जाए, क्योंकि वो की पर्सन होता है, वो चला जाएगा तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ऐसे ही होता है कि जो की एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे उन पे आपको ध्यान करना है। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दीज की एरियाज देन इट मस्ट बी अटेंड क्या करा अर्जेंटली। तो अगर कोई डेविएशन इस की एरियाज में, हमारे पास की एरियाज फिक्स है, उसमें अगर कोई बात आता है तो हम उसको चेक करेंगे और उस डेविएशन का हम एनालिसिस करेंगे, उसको दूर करेंगे। बाकी जो की एरियाज नहीं है, जो छोटे मोटे चीजें हैं, उन पे हमें ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है।
जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 5 पर यूनिट एंड देयर इज इंक्रीज इन पोस्टल कॉस्ट बाय 20, देन द मोर फोकस शुड बी फाइंड आउट द रीजन फॉर द इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तब हमें क्या करना है कि भाई हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हर प्रोडक्शन का कॉस्ट हर यूनिट पे जाके अप्लाई होगा, हर यूनिट का हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है विल इफेक्ट द प्रॉफिट एंड फ्यूचर रिवेन्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर पोस्टल कॉस्ट इज इनकर्ड रेगुलर, क्या कहता है, रेयरली एंड मैनेजमेंट हैव नो कंट्रोल ओवर पोस्टल कॉस्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसको हम चाह के भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन एकाएक ऐसा मैनेजमेंट के हाथों में ये होता है कि सर आखिर एक ऐसा कौन सा बात आ गया कि भाई हमारा क्या हो गया, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को निकाल कर खत्म करेंगे। और दूसरा हमारे पास आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, छोटे मोटे सभी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करना है। तो सबसे पहला किसी भी मैनेजमेंट का जो टारगेट होता है वो किसको कंट्रोल करना, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इस पे सबसे पहले कमांड करना, उसके बाद इस पे होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट मींस अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ मैनेजर क्या होता है कि सब चीजों पे कंट्रोल करते करते नहीं होता है कि भाई हम सब कुछ में एक्सपर्ट, अब हम यहाँ पे आर्ट्स पढ़ाने लगे, हम यहाँ पे साइंस पढ़ाने लगे, पता लगेगा कोई भी बढ़िया बच्चा आएगा मेरे पास। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, कोई ऐसा मैनेजर जो चाहता है कि हर चीजों पे हमारा कंट्रोल हो, एक्चुअल में क्या होता है, मैं एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, लास्ट में उसके पास वो किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर आगे क्या करा है, द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल्ड बाई मैनेजर एंड मिनट और माइनर डेविएशन कैन बी इग्नोर्ड। तो मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब जैसे छोटे मोटे जो डेविएशंस होते हैं, छोटे मोटे जो डिफरेंसेस होते हैं, उनमें हम आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। और इसमें एक और प्रयास किया जाता है कि हम जो क्या करते हैं, जो डिफरेंस, जिन रीजन्स के कारण हमारे पास जो डिफरेंस आते हैं, उन डिफरेंस को हमें क्या करना होता है, उन डिफरेंस के को खत्म, मतलब उसको ही सिर्फ दूर नहीं करना है, बल्कि उसके रीजन्स को एकदम से दूर करना है। वो इसी में आता है। वही यहाँ पे कह रहा है क्या, इग्नोर, मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज no time and energy in finding solution for minor deviation, rather he should concentrate or removing deviation of high degree। मतलब होता है ना छोटे मोटे, अब कुछ, अब है भाई चाय पिलाने के खर्चे बढ़ गए, अब भाई बड़ी कंपनी है, बड़ा ऑफिस है, तो उसमें चाय पिलाने के खर्चों पे कंट्रोल किया जाए, भाई हम उससे ज़्यादा हम ऑफिस पे ध्यान देंगे उतना टाइम, उससे ज़्यादा हमारा इसका आएगा रिजल्ट। तो वही चीज़ है। अब ये ऑलरेडी चैप्टर लगभग खत्म हो गया। यही था हमारा टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। उसके बाद क्या किया जाता है, हमने जो भी रीजन्स थे उस रीजन्स को हमने क्या कर लिया, पता भी लगा लिया, और सबसे लास्ट में आता है टेकिंग करेक्टिव। अभी है, अभी लास्ट नहीं है, अभी और है, हाँ, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब हम क्या कर लेते हैं भाई, जो भी डेविएशंस आए हुए हैं उनके रीजन्स के बारे में हमने पता लगा लिया कि रीजन्स क्या है, कौन सा एरिया है जहाँ पे हमें क्या करना है, दिक्कत हुआ है, उन रीजन्स को पता लगा के उसको हमने खत्म कर दिया। तो वही खत्म कैसे करना, तो टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, मतलब इसमें क्या किया जाता है कि उन डेविएशंस के रीजन्स को खत्म करने के लिए, डिफरेंस के रीजन्स को खत्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं। और सबसे लास्ट में आता है क्या, अब अच्छा वो उसमें दिया हुआ है, जैसे इतना बड़ा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि किन किन चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है, तो इंस्ट्रक्शन सही से दीजिए, कंट्रोल सही से मतलब मोटिवेट सही से करिए, उनके पास सही से रॉ मटेरियल्स पहुंचाइए, तो इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे ही। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। एंड सबसे लास्ट में है फीडबैक इन कंट्रोलिंग। उसके बाद क्या सबसे बड़ा चीज़ है फीडबैक, क्योंकि इसी के बाद से हमारा सारा का सारा फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन जो खत्म होता है, उसका सबसे लास्ट है द कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट एंड अप बाय द टेकिंग करेक्टिव एक्शन एज इट इज द कंट्रोलिंग पर्पस। सिर्फ करेक्टिव एक्शन लेके डेविएशंस को खत्म करना ही हमारा मैनेजमेंट का और कंट्रोलिंग का सबसे लास्ट काम नहीं है, बल्कि आफ्टर सजेस्ट क्या करता है, आज सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर्स ए फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। फीडबैक रिपोर्ट, अच्छा ये फीडबैक क्यों दिया जाता है, क्योंकि भाई क्या होता है जरा बताइए, इस कंट्रोलिंग के बाद फिर से हमें प्लानिंग करना है। हम कंट्रोल करके, कंट्रोलिंग जो लोग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं कि आपने कौन सा गलती किया था और किस गलती को हमने कैसे सुधारा है, ताकि आगे जब हम प्लान करेंगे फिर से तो प्लान करने में हमें मदद करेगा, फिर से उस गलती को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो यही हमारा हो जाता है फीडबैक इन कंट्रोल। तो ये था हमारा क्या भाई, कंट्रोलिंग चैप्टर नंबर 8, ये खत्म हुआ।
हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है आपके लिए, वो आई थिंक 15 मार्क्स का नहीं, 12 और 15 मार्क्स का आता है। कौन सा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, लेकिन आपको सही बात बताऊं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत कुछ टफ नहीं है। अगर आपने क्लास 11th और 12th के अकाउंट्स को सही से पढ़ा है, उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट को सही से समझा है, तो आपके लिए चैप्टर समझिए कि अब जैसे फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है कि नहीं है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो ये सारी की सारी बातें इसमें पढ़नी है। तो कल हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 इसका, ठीक है। इसमें मिलेगा आपको बजट से रिलेटेड, सब मिलेगा आपको बजट से रिलेटेड सारे, हर एक बार इसको खत्म कर लीजिए। किसमें क्या है बजट से रिलेटेड, लाइक बजट का स्पेशल चैप्टर है, उसमें पढ़ना है हमें, ठीक है ना, उसको सारा हम खत्म करेंगे।